Hello, good afternoon, everyone. So there are very less people, but we are going to start. And today's class is going to be a short class due to some personal reasons. So we'll be revising the previously learned concepts, and apart from that, we'll be practicing some questions because there were some doubts some of you were having. So it's important to clear those doubts. So we'll be doing that, and the concept would be the same, but we'll be deep diving into the concept. Let me share my screen, and please tell if the screen is visible once I share it. Okay, hello. Yeah. So I hope it is visible to everyone. Okay. Thank you. Thank you. Okay, fine. So we were discussing friction, and we had seen all these memes, and समझ में आया था कि friction क्या होता है, and friction is a necessary evil that we have concluded in the first class as well, in the very first class, if you remember, and apart from that in the recent class, the class just before this, कि friction is necessary for all of us. Friction के बगैर it's not possible, and some of you asked questions कि फ्रिक्शन स्पेस में होता है कि नहीं होता है, तो यस फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव फ्रिक्शन, उसको कम कर सकते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टॉट इन द लास्ट क्लास कि मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स का. सो लिमिट में वी ऑलवेज राइट टेंडिंग टू जीरो, नेवर राइट इक्वल्स टू जीरो. इक्वल्स टू जीरो करने पे वो लिमिट इनफाइनाइट हो जाती है. एक पर्टिकुलर केस की मैं बात कर रहा हूँ, 1/x की बात मैं कर रहा हूँ. जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है वो ज्यादा अच्छे से ये चीज जानते भी हैं एंड समझ भी रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. तो टेंडिंग टू जीरो हो सकता है, बट इट कैन नेवर बी जीरो. तो फ्रिक्शन के साथ भी वही है, इट कैन टेंड टूवर्ड जीरो, कि हाँ बहुत कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम ही जीरो हो गया. एंड आई that day also I took one example of what carom board, right? Just a second. So here is a carom board, and हम लोग इस पे पाउडर डालते हैं, राइट? बिफोर प्लेइंग, बिफोर वी बिगिन प्लेइंग, इस पे पाउडर डालते हैं. वी स्प्रिंकल सम पाउडर और टैल्कम पाउडर ऑन दिस बिफोर प्लेइंग. उससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है. तो स्ट्राइकर इजीली मूव कर सकता है इधर 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 कहीं भी डायरेक्शन से सारे. सो हम लोग एग्जांपल भी देखा था कि हाँ फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है, जीरो नहीं कर सकते हैं हम लोग. ठीक, जीरो फ्रिक्शन जो है वो इम्पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल है वो सब चीजें. तो हाइपोथेटिकल जो चीज है, मतलब कि हमने अज्यूम किया उसको, वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बस हमने मान लिया है. ठीक, जैसे कि अभी हम लोग नहीं बने हैं ऑफिसर्स, अभी हम केवल मान सकते हैं कि हम ऑफिसर्स हैं, हम लेकिन है तो नहीं. तो वही चीज है, हाइपोथीसिस है सब, अभी हम लोग केवल मान ही सकते हैं. उसको प्रूव करने के लिए वी हैव टू डू सम एक्शंस, वी हैव टू स्टडी. सो दिस इज व्हाट इज द सेम केस विद फ्रिक्शन आल्सो. हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ चलो फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल ले लिया, इग्नोर करते हैं फ्रिक्शन को, बहुत कम है, या एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल ले लिया, बट ये हम मान रहे हैं, ऐसा है नहीं सच में. ऐसा इन्वायरमेंट में सच में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लॉज सारे डिफाई हो जाते. ठीक, सो इसको हटाते हैं. तो अच्छा एक बहुत अच्छा जो उस दिन कॉन्सेप्ट उस दिन मैंने लिया भी था, एंड आज फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे एक बार. जस्ट अ सेकंड. सो या व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग. हाँ, सो पहले हम लोग के दिमाग में आया था कि फ्रिक्शन का मतलब होता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होगा, फ्रिक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमको लगा था कि जहां फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का काम होता है किसी चीज को रोकना. ठीक, ये हमने पढ़ा था. बट फिर बाद में हमने क्या डिसाइड किया कि नहीं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन फोर्स से नहीं डिसाइड करेंगे, डिसाइड करेंगे रिलेटिव मोशन से.
इफ यू ऑल रिमेम्बर द अदर डे वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो होता है इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, एंड सबको होता था, मुझे भी एक समय होता था कि फोर्स को अपोज करना इज फ्रिक्शन। नहीं, फोर्स को अपोज करना फ्रिक्शन नहीं है। रिलेटिव मोशन को जो चीज अपोज कर रही है दैट इज फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन को या फिर टेंडेंसी ऑफ मोशन को जो स्टॉप करना चाह रही दैट इज फ्रिक्शन, एंड उसका डायरेक्शन उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। उसमें रेफरेंस फ्रेम का ही बहुत बड़ा एक रोल है। जो फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं वो जानते होंगे कि रेफरेंस फ्रेम का पूरे फिजिक्स में कितना बड़ा रोल है। रेफरेंस फ्रेम चेंज करने से सब चीज बदल जाती है। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम सबको याद है, उस दिन आनंद भाई वाला एग्जांपल एवरीवन रिमेंबर्स। तो रेफरेंस फ्रेम वाले हम लोग कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, वो बहुत मतलब वो जेई लेवल कॉन्सेप्ट्स और वो सब उस लेवल के इंजीनियरिंग लेवल कॉन्सेप्ट्स में आता है। अगर रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से हम लोग चीजें करें उतना हम लोग को जरूरत नहीं जानने की। तो हम लोग ने पहले बोला कि चलो, सॉरी, तो हम लोगों ने पहले बोला कि नहीं यार, फोर्स मतलब हम जिधर लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट हमारा फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन फिर हमने बोला कि नहीं, ये अगर ऐसा है तो ठीक है, चलो चलो हम ये मान लेते हैं भी, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, ब्लॉक ए ब्लॉक बी। अब पहली बात तो फोर्स हमने लगाया इस ब्लॉक पे केवल, ठीक। तो अब सबसे पहले तो अगर वैसे देखा जाए, टेक्निकली देख लिया जाए, तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन लगना ही नहीं चाहिए फिर, क्योंकि हम तो फोर्स इस पे लगा रहे हैं। मतलब एक टेक्निकल उससे देखा जाए, अगर टेक्निकल एलिमिनेशन करना हो कि बेसिस पे कि हमने तो बोला था कि फोर्स के ऑपोजिट फ्रिक्शन लगता है, तो टेक्निकल उसमें देखा जाए तो ये तो डिफाई हो गया यहीं पर कि यार फोर्स तो भैया, अगर फ्रिक्शन हमको पता करना है तो मतलब कि सिंपल सी बात है, जहां फोर्स लग रहा है वहीं फ्रिक्शन होगा। यहाँ तो फोर्स लग ही नहीं रहा है कोई भी, यहाँ तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो मतलब यहाँ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, कोई चांस ही नहीं है ऐसा। फ्रिक्शन तो लगना ही लगना है उसको, टेंडेंसी ऑफ मोशन को स्टॉप करेगा ही फ्रिक्शन। तो पहला केस हो गया हमारा गलत, एकदम गलत। कभी भी फोर्स के बेसिस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड नहीं करना है, हम लोग को याद रखना है चीज। फोर्स के बेसिस पे अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप लोगे तो गारंटी क्वेश्चन गलत होने वाला है। खैर ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से बीडी वाले, मुझे जहां तक याद है, फिजिक्स वाला कोई अगर है तो एक बार बताया कि ऐसे क्वेश्चन कभी आए हैं प्रीवियस ईयर में, इफ समवन रिमेंबर्स, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर स्पेसिफिकली कि ऐसे बीडी वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पूछते हैं वो लोग। तो अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज बता, एक बार मुझे प्लीज पर्सनल टेक्स्ट कर देना है, फिर लिंक भेज देना उस क्वेश्चन का, सो विल टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक। बट ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा एक वास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि शायद हमारे सिलेबस में है भी नहीं, बट जानना चाहिए, तो इसलिए आई हैव टॉट यू ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो यहाँ पे तो फोर्स लग ही नहीं रहा, तो ये केस तो गया हमारा। चलो इसको क्लियर कर देते हैं अब। तो मतलब क्या फ्रिक्शन, अब हमने क्या देखा कि ए है और बी है, तो मतलब एक चीज तो पक्का होगी कि भाई फ्रिक्शन लग रहा है, इस ब्लॉक पे भी लग रहा है, ठीक, लग रहा है। तो हम कैसे पता करेंगे कि किधर लग रहा है? अगर हमको पता करना है, पहले केस तो फेल हो गया ना, अब तुम्हारा फोर्स तो इस पे हटा दो उसको, मतलब फ्रिक्शन लग रहा है, तो कैसे पता करेंगे? तो देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा रेफरेंस फ्रेम के थ्रू, मैं लास्ट टाइम नहीं बताया था, एक बार बता देता हूँ, उससे शायद थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी कि रेफरेंस फ्रेम का काम क्या है। तो ये देखो, अब चलो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं। ये ध्यान रखना दोनों बॉक्स एक साथ ही हैं, बस एफबीडी के लिए भी हैव मेड सेपरेटली, ठीक। तो अब रेफरेंस फ्रेम में आने के लिए, अगर मैंने क्या बोला था कि आप जिसके साथ चलते हो उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में होते हो, तो जो रिस्पेक्ट जिसको दे रहे हैं वो होता है रेफरेंस फ्रेम, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट और मोशन में होते हैं। तो अब हमें देखना है कि इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है, क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो हमें आना पड़ेगा इसके पास, मतलब इस ब्लॉक पे आना पड़ेगा देखने के लिए कि कहाँ जा रहा है, ठीक। बाहर से अगर हम, मतलब हम लोग ये सपोज कर रहे हैं, बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमको दोनों बॉक्स एक साथ चलते हुए दिखेंगे, ठीक। लेकिन जब हम उस रेफरेंस फ्रेम में आ गए, सपोज ये एक रेफरेंस फ्रेम है, अब हम इस रेफरेंस फ्रेम में आ गए, हम इस बॉक्स पे खड़े हो गए, अब हमको क्या दिखेगा कि यार हमने इसको धक्का लगाया, ये तो आगे गया, लेकिन ये वाला किधर गया? अब हम यहां से खड़े होकर देख रहे हैं, ठीक, ये वाला किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा, ठीक। तो मतलब जहां पे रेफरेंस फ्रेम आया वहां पे रिलेटिव मोशन आया। रिलेटिव मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही रेफरेंस फ्रेम पे बेस्ड है कि फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमको देखना होता है कि मोशन कैसा हो रहा है। तो अब हम इस फ्रेम पे आ चुके हैं, हम सपोज करिए मैं या फिर जो भी है, आप खड़े हो गए इस ब्लॉक पे आके, तो आप तो देख रहे हो कि यार ये तो उधर जा रहा हूं मैं, लेकिन ये ब्लॉक तो पीछे जा रहा है,
ठीक, तो हम लोग उस दिन जब पहली बार डिस्कस कर रहे थे तो मेनी ऑफ यू सेड कि ब्लॉक बी भी तो इधर मतलब फोर्स इधर लग रहा है, तो मतलब ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, बट दैट इज रॉन्ग, गलत है वो, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं ये ब्लॉक पीछे जा रहा है, तो मतलब फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। स्टैटिक ले लेते हैं अभी के, ठीक, तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ठीक है, एंड दिस इज फ्रिक्शन बाय दिस ब्लॉक ऑन दिस, तो अगर ये इस पे कुछ लगा रहा है ये भी इस पे कुछ लगा, तो इधर भी फ्रिक्शन लगेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट मोशन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो किसी को अभी भी इसमें दिक्कत है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझने में कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, दो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे जब मैं अपने मैंने पढ़ा था ये सब कॉन्सेप्ट्स को, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि क्या हो रहा है उसमें, एंड तब उस समय समझने में दिक्कत होती थी, लेकिन जब मैं समझ गया तो मैंने सोचा कि ऐसे तरीके से समझाया जाए कि आप लोग भी समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। हम लोग रेफरेंस फ्रेम में आके बात कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है, अब हम रेफरेंस फ्रेम के ऊपर खड़े हैं तो हमको दिख गया कि ब्लॉक इधर जा रहा है मतलब फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक। तो उस समय तक मेरे इतनी ही नहीं थी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, बट अब मैं समझ गया हूं तो इसीलिए आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू प्रॉपरली कि ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक। तो रेफरेंस फ्रेम वाला कॉन्सेप्ट समझ के, रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, तो बस सिंपल से ये एक चीज है कि फ्रिक्शन जो होगा ऑपोजिट्स रिलेटिव मोशन, नॉट फोर्स। फोर्स पे डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन। कोई भी क्वेश्चन उठा लो एंड दोनों पे अप्लाई कर लो ये चीज आप। फोर्स वाले केस से हो सकता है कि आंसर सही आ जाए, ठीक, अगर सिंगल बॉडी है तब तो दिख जाएगा आपको कि हाँ यार सिंगल बॉडी में क्या हो, तो दिख ही रहा है आपको कि अगर एक बॉडी में फोर्स लगा रहा है तो दिख जाएगा। जहां पे एन नंबर ऑफ बॉडीज आएंगी या सिस्टम आएगा वहां पे फेल कर जाएगा, क्योंकि वहां पे आप फोर्स केवल एक ही दो जगह लगा रहे हो, फोर्स आप केवल एक ही बॉडी पे लगा रहे हो, बट बाकी भी तो मूव करेंगी ना, क्यों मूव करेंगी। कोई बता सकता है कि अगर मैं जैसे इस केस में फोर्स तो मैंने इस पे लगाया, ये मूव क्यों करी, फ्रिक्शन को भूल जाओ अभी, अब इसका आंसर ऐसे दीजिए, फ्रिक्शन को भूल जाओ अभी, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रही है, बिल्कुल फ्रिक्शन भी फोर्स है, बट क्यों, फोर्स तो इस पे लग रहा है ना, ये इधर क्यों जा रही है। एनीवन हु कैन आंसर। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जैक्टली, बस समझ में मतलब आ गया सभी को। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जैक्टली, इनर्शिया ऑफ, अभी फ्रिक्शन को भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो मेंटेन करेगी ना, ठीक। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इधर मूव कर रही है, तो बस देखो मतलब हर चीज इंटरकनेक्टेड है फिजिक्स में, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फ्रिक्शन, सारे लॉस ऑफ मोशन एंड बेसिकली फ्रिक्शन एंड ऑल दीस थिंग्स, दीज आर जस्ट एप्लीकेशंस ऑफ दीस पर्टिकुलर फोर्सेज एंड ऑल लॉस ऑफ मोशन, तो कुछ है नहीं, तो ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि हाँ अब हमको क्या करना है, कहीं पर ये अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, फोर्स को अपोज हम लोग नहीं कराएंगे, फोर्स को अपोज कर सकता है, बोल सकते हैं, ठीक। टोटल में तो जो नेट फोर्सेस है उसको कहीं इधर से फोर्स लग रहा है कहीं उधर से फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को अपोज कर सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो रिलेटिव मोशन देखेंगे हम लोग। उसके लिए हम लोग रिलेटिव मोशन किसी दिन कभी पढ़ते हैं, उसके बारे में भी, हमारे कोर्स में नहीं है वो, बट रिलेटिव मोशन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव सम नॉलेज ऑन दैट पर्टिकुलर पोर्शन एज वेल कि रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए हमको समझ में आ गया कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, बस ठीक। तो चलो अब हम लोग, तो फ्रिक्शन जो है हमारा मतलब एक तरीके से हमने पढ़ा कि डेफिनेशन हमने देख ली, फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग और ट्राइंग टू स्लाइड। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी हमेशा आता है एंड उसका आंसर I have that answer in my mind, but I want to know from any one of you. अच्छा, अब ये बताया नहीं, फॉर्मूला नहीं पता, चलो ठीक है, आफ्टर फॉर्मूला आई आस्क दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, ठीक। चलो अब आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे, तो ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जहां रिलेटिव मोशन नहीं होता है, तो इसमें आई टेल क्या इसमें मतलब क्या होता है, दो तरीके के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। सबको समझ में आ गया अभी तक, एक बार चैट पे रिप्लाई कर दीजिएगा सब लोग, सबको समझ में आ रहा है ना अभी तक, जितना भी फ्रिक्शन के बारे में जितना हुआ है, पुराने कॉन्सेप्ट को
जो लोग नए ज्वाइन किए हैं वो हम लोग कभी विल हैव एन एक्स्ट्रा क्लास एंड विल कवर दोस, बट अभी तक फ्रिक्शन रिलेटेड चीज समझ में आ रही है ना, कि फ्रिक्शन का क्या काम है, फ्रिक्शन क्या करता है। ठीक, फ्रिक्शन के बाकी एप्लीकेशन भी पता है हम लोग को कि फ्रिक्शन से वियर टीयर होता है और ये सब मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये हमको पता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, ठीक, एंड काइनेटिक फ्रिक्शन होता है व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन। तो अब नो रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। So suppose there is a block kept on surface, block A, ठीक, अब यहां से एक फोर्स लगाया से 10 न्यूटन, ठीक, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आई एम टेलिंग यू एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कांस्टेंट होता है बेसिकली, 0.2 इसको हम लोग इस केस में लेते हैं, ठीक है, 0.2 लेते हैं, इसका वजन कुछ 50 kg कुछ ले लेते हैं हम लोग। तो अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमको पता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो अब ये फॉर्मूला बता दिया है, तो अब वो क्वेश्चन आई आस्क लेटर। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। म्यू कुछ नहीं होता है, एक कांस्टेंट होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। एन होता है नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक। तो ये हमको पता चल गया। तो अब यहां से म्यू इंटू एन करेंगे तो कितना आएगा? सिंपल मैथ्स, 50 इसका मास है 50 kg, मास का वेट बोलते हैं टोटल, एन की वैल्यू पूरी 50 मान लो, इसको 0.2 मान लेते हैं, ठीक है। 10 न्यूटन हो गया, फ्रिक्शन मतलब 10 न्यूटन है, किधर होगा? इस तरफ होगा, तो 10 न्यूटन इधर और 10 न्यूटन इधर, तो प्लस माइनस जीरो हो गया ना फिर तो मतलब इस केस में फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है। मतलब जब तक हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ है ऐसा जो उसको रोक के रखा हुआ है, इसके वजह से मूव नहीं हो पा रही वो चीज। फ्रिक्शन लग रहा है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन का बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हम लोगों ने मतलब मान लिया है कि म्यू इंटू एन बोल लेते हैं, लेकिन वो जनरली काइनेटिक फ्रिक्शन का ही फॉर्मूला होता है वो, ठीक। लेकिन ठीक है, हम लोग एक आइडिया ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बॉडी जस्ट मूव करने ही वाली है, वो मैक्सिमम हो चुका है एंड स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एंड काइनेटिक जस्ट स्लाइड करने वाली है, तो ठीक है, तो म्यू इंटू एन इज अ गुड फॉर्मूला, हम लोग यूज कर सकते हैं उसको भी, ठीक। तो रिलेटिव मोशन तो नहीं हुआ लेकिन फ्रिक्शन तो लग रहा है ना। अगर वो बॉडी आप नहीं मूव करा पा रहे हो, अगर एक कार है जो कि खड़ी है रोड पे, आपके घर आपकी कार है, आप धक्का दे रहे हो उसको, ठीक, लेकिन वो मूव नहीं कर रही है, मतलब कि कोई ऐसी चीज है ना जो उसको अपोज कर रही है, इसको मूव नहीं करने दे रही है। एंड एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस टॉपिक की मतलब ये हम लोगों ने क्या बोला था लास्ट क्लास में कि किसी ने पूछा था ना कि फ्रिक्शन जीरो हो सकता है, तो फ्रिक्शन अगर जीरो होगा तो कार को एक टच करोगे ना, ऐसे एक टच मूव कर जाएगी, टच भी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो अपने आप ही सब मूव करेगा। तो बहुत एक अलग कंडीशन हो जाएगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल इसलिए भी नहीं क्योंकि ऐसा कोई सरफेस नहीं है जहां पे माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक इरेगुलरिटीज नहीं है। हर एक पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो हर चीज में इरेगुलरिटीज है, तो फ्रिक्शन तो होना ही होना है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन तो होना ही होना है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कभी रोक नहीं सकते हम लोग। तो बस वही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कार आप धक्का दे रहे हो, मूव नहीं कर रही हो, मतलब कि कुछ चीज है जो उसको अपोज कर रही है, वही फ्रिक्शन है। एंड वो किस पे डिपेंड करता है? म्यू पे एंड नॉर्मल रिएक्शन पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, इट कैन बी कॉल्ड मोशनलेस फ्रिक्शन, yes you can say it, but if you write this in your examination Tanu, then you might not get
नंबर, बिकॉज हम लोग ने उसको एक फिजिक्स के टर्म्स में लाइक दे हैव ऑलरेडी गिवन अ टर्मिनोलॉजी स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इट्स बेटर टू राइट terminologies which are already there, which have already been given by scientists and great physicists. So it's better ki we call this as static friction. Motionless friction, it's okay for matlab you, ठीक है, it's okay for you because you have created this terminology, but static friction would be a better option in this case, because in exam you have to get number, and you will get numbers only if you use the terminology that are already mentioned somewhere. Okay. And it might be a possibility that motionless friction, there might be in some book which where they have written it as motionless friction. I don't know because I haven't read that many books, but the books which I have read, in none of in those books it was written as motionless friction. But ठीक है, static use करना best रहेगा मेरे ख्याल से examination purpose. ठीक, तो वेवर भी ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, अब आते हैं काइनेटिक पे। तो ठीक है, अब एक बॉडी, वही वाला केस ले लेते हैं। ठीक, तो अभी तो रेस्ट पे थी, अब चलो 10 न्यूटन लगाया था ना हमने, हमने लगा दिया 20 न्यूटन। 20 न्यूटन लगाते क्या होगा, बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस याद आ रहा है सबको। अब क्या होगा, नेट फोर्स इस तरफ हो जाएगा, मतलब कि ये मूव करना स्टार्ट करते मोशन में आ जाएगी। इतना क्लियर है, मोशन में आ जाएगी। तो क्या ऐसा है क्या कि मोशन में आने के बाद फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि मोशन के लिए भी तो फ्रिक्शन जरूरी है। हम लोग केवल फोर्स के भरोसे थोड़ी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग तो फ्रिक्शन को ही, एज आई ऑलरेडी सेड, फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। ठीक, तो फ्रिक्शन के भरोसे तुम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो फ्रिक्शन तो फिर भी लगेगा, बट अब उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको काइनेटिक एनर्जी से अभी मत रिलेट करना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक मतलब समथिंग विच इज मूविंग। काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, अच्छा वो चलो उसमें नहीं जाते, लेकिन आई टेल यू, काइनेटिक्स एंड काइनेमैटिक्स दो ब्रांच होती है फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स की। काइनेटिक्स जो होती है वो बेसिकली डील करती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स और इन सब चीजों के साथ, एंड उस पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या हो रहा है, तो ये काइनेटिक्स में आता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि अब ये मूव कर रही है तो फ्रिक्शन तो फिर भी है। ठीक, लेकिन बस वही बात है, उस फ्रिक्शन को नेट फोर्स ने ओवरकम कर दिया है। ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन जरूरी है इस केस में, मतलब उस चीज को मूव कराते रहने के लिए। ठीक, तो वो हम लोग को पता ही है कि क्या होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, बट ठीक है, एक और ये है हमारे पास। ठीक है, when bodies do not slip on each other, the force of friction is known as static friction. It can change its value until F max, इसको भूल जाओ, F max और ये Fs वाली चीज ये भूल जाओ। When two bodies slip over each other, the force of friction is known as kinetic friction. Just वो स्लाइड करना चालू कर दिया तो वो हो जाता है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्यों होता है ऐसा। तो अब सिंपल सी बात है ना, स्टैटिक, अच्छा कोई आंसर कर सकता है कि व्हाई इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? If anyone can answer, then please he or she may type in the chat box. अच्छा, आई टेल, ठीक, खुद एक बार सोचते हैं इस चीज को। जो चीज मूव कर रही है, ठीक, आराम से मूव कर रही है, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा कि जो चीज को मूव कराने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा? एक कार जो कि खड़ी है, जिसको हम लोग धक्का दे रहे हैं, अपने हाथों से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, या एक कार जिसको हम बस एक्सीलरेटर के भरोसे आगे खींचते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा? टेंडेंसी ऑफ मोशन को कौन इजिली रोक पाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हम तो उसको आराम से बढ़ा ले रहे हैं ना आगे, तो मतलब कि वो कम हो जाएगी उसकी वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन में वो चीज रुकी हुई है एंड उसको हम अपने हाथ से ढकेल रहे हैं,
उसका नेट फोर्स को ओवरकम कर रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन और नेट फोर्स बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए हमारा नेट फोर्स, तो वो चीज मूव कर जाए। बट मूव करने के बाद भी उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, लेकिन कम होगा वो, क्योंकि वो मूव कर रही है ऑलरेडी। तो ये तो खुद ही बेसिक सी चीज है कि जो चीज मूव कर रही है उसमें कम होगा ही फ्रिक्शन, क्योंकि वो मूव कर रही है। टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है ना उसमें, अब वो मोशन में, स्टैटिक फ्रिक्शन में टेंडेंसी ऑफ मोशन है, अभी मोशन में आई नहीं है वो चीज। ये तो उससे भी हम लोग ले सकते हैं, एक्सेलरेशन इसको तो फोर्स अपॉन मास वाली चीज से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स में फ्रिक्शन है हमारा और नीचे मास है। बट ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं। बट ये भी कर सकते हैं, स्टैटिक बॉडी एग्जैक्टली मोर फ्रिक्शन, स्टैटिक बॉडी में मोर फ्रिक्शन होगा क्योंकि वो मूव नहीं कर रही है, उसको हम लोग को धक्का देना पड़ेगा ताकि वो मूव करे। तो एंड एफ इज इक्वल टू म्यू एन फॉर्मूला होता है। अच्छा हाँ, ये चीज मुझे भी मतलब मेरे दिमाग में आई है, so I want an answer for that, and I have that my own answer regarding that. Let's see if our thoughts match or yours are better than mine. It may be possible that you have a better answer for this, but ठीक है, why does friction depend on normal? Can anyone answer this? Friction is directly proportional to normal, दिख ही रहा है हम लोग को। Friction mu n. So can anyone answer that? Why does friction depends upon normal? नॉर्मल पे क्यों डिपेंड करता है? नॉर्मल तो वर्टिकल मोशन कराता है हमारी एक बॉडी का, मतलब अगर एक नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शन तो हम इधर लगा रहे हैं, फोर्स इधर लग रहा है, नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, नॉर्मल पे क्यों डिपेंड कर रहा है? ये कोई क्वेश्चन ऐसे किसी टेस्ट वेस्ट करने के लिए नहीं है, आई एम नॉट एन एग्जामिनर, आई जस्ट वांट टू सी व्हाट थॉट्स वी ऑल हैव ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि क्यों ऐसा है कि फ्रिक्शन नॉर्मल पे क्यों डिपेंड कर रहा है भाई? फोर्स तो हम इधर लगा रहे हैं, नॉर्मल तो परपेंडिकुलर फोर्स है। राइट को बैलेंस के लिए, समझ में नहीं आया आकांक्षा, कुड यू प्लीज, राइट मीन्स योर, राइट यू टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन, राइट को बैलेंस के लिए वेट को बैलेंस के लिए, अच्छा ठीक है, चलो वेट को बैलेंस के लिए, ये साइड वेट को बैलेंस के लिए ठीक है, यू आर क्लोज अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन क्योंकि वेट को बैलेंस तो हम फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं करा रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रिक्शन थोड़ी उसको बैलेंस करा रहा है, फ्रिक्शन वेट तो हमारा, अच्छा एक चीज और, चलो ठीक है, यू सेड वेट को बैलेंस के लिए, ठीक, ये हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया पूरा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा ए ब्लॉक है। तो ये बताओ, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, ठीक, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन तो लेफ्ट और राइट में लग रहा है, इधर उधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन और नॉर्मल से क्या मतलब है? और वेट तो तुम्हारा तब भी बैलेंस रहेगा जब तक कोई परपेंडिकुलर मोशन नहीं है, ठीक। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक लिफ्ट का एग्जांपल होता है, उसमें हमारा वेटलेसनेस और वो सब चीजें जो आती हैं वो हम लोग समझेंगे कभी आगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो उसमें चेंज होता है क्योंकि उसमें कुछ ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाता है, नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो होता है, फिर एंड जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता है। तो फ्रिक्शन क्यों डिपेंड कर रहा है? फ्रिक्शन इस पे क्यों डिपेंड कर रहा है? ये तो ऊपर लग रहा है, ये मास तो नीचे लग रहा है, और ये तो बैलेंस ही रहेगा हमेशा। सर नॉर्मली इनिशियल फोर्स है टू रेजिस्ट, मे बी, नॉर्मल इनिशियल फोर्स है टू रेजिस्ट, दोनों ही लोग का आंसर मतलब ठीक है, काफी हद तक सही है, पहला आंसर भी काफी सही था। एंड इनिशियल, लेकिन एज यू हैव रिटन मे बी, सो दैट मे बी हैज अ क्वेश्चन कि नॉर्मल ही इनिशियल फोर्स है, ठीक, तो वही बात मैं उसको फिर से बोल रहा हूँ कि वो तो लग रहा है परपेंडिकुलर, राइट, आलम, राइट, आलम, यस, सो वो तो परपेंडिकुलर लग रहा है, फ्रिक्शन तो हम लोग इधर इधर लगा रहे हैं, तो तब ऐसा क्या हो सकता है कि फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है? चलो इस पे और डिबेट नहीं करते, बट हाँ, बोथ ऑफ यू आर राइट मेरे ख्याल से भी, तब ठीक है, मेरे दिमाग में यही सब रीजनिंग्स आई थी। बट
मेरे ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, ठीक, जो कि शायद आकांक्षा ने कहा वेट वाली चीज। एक्चुअली होता क्या है ना, चलो देखते हैं। अब ये इसको हटाते हैं, कोऑर्डिनेट्स हटाते हैं, सो इधर नॉर्मल सरफेस लेते हैं, ठीक। तो अब ये बताओ, जो ये हमारी सरफेस में इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज होती हैं, और ये हमारा जो ब्लॉक है उस पर भी कुछ कुछ इरेगुलरिटीज होंगी, ठीक। Frictional force act between the surfaces and normal force helps to get surfaces locked with. Now you have come to the point. Shruti has answered this. Very good. बिल्कुल सही आंसर है, यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। कि होता क्या है ना कि इरेगुलरिटीज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इरेगुलरिटीज वाली वो इंटरलॉकिंग जब होती है, तो वो इंटरलॉकिंग क्या हो रही है, हम लोग प्रेस किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, और क्या प्रेस कर रहे हैं सरफेस के अगेंस्ट, अपना मास ही तो प्रेस कर रहे हैं। जैसे कि आकांक्षा ने भी कहा कि वेट, बट उसका मतलब रीजनिंग गलत थी। वेट को बैलेंस करने के लिए नहीं, वो तो वैसे ही बैलेंस है अगर एक आइडियल कंडीशन तुम लो तो। अपने मास को ही तो प्रेस कर रहे हैं नीचे की तरफ, और इरेगुलरिटीज लॉक कब हो रही है, जब ये हमारा मास नीचे प्रेस कर रहा है अपने आप को। mg मतलब मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो प्रेस तो अपने वेट को ही कर रहे हैं हम लोग नीचे, और हमको ये भी पता है कि कोई परपेंडिकुलर मोशन नहीं है, परपेंडिकुलर कोई मोशन है नहीं उस केस में, तो इसीलिए नॉर्मल बराबर mg भी होता है। और फिर जब ये हम इसको प्रेस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये सरफेस भी तो हम पे एक फोर्स लगाएगा, एंड फ्रिक्शन क्या है, सरफेस फोर्स है। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्रिक्शन बराबर म्यू एन होना चाहिए, क्योंकि ये सरफेस जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सरफेस फोर्स लगाता है उसको नॉर्मल कहते हैं। एंड फ्रिक्शन क्या है, सरफेस फोर्स ही तो है, सरफेस की तो बात कर रहा है फ्रिक्शन। बगैर कोई सरफेस के फ्रिक्शन होगा, बगैर सरफेस के फ्रिक्शन नहीं होता है, बगैर सरफेस के एयर रेजिस्टेंस फिर होता है जो हवा में होता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ पे इसने आंसर भी लिखा है। एंड श्रुति, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट योर आंसर टू एवरीवन, सो दैट मतलब in that everyone portion you have an option to select it so that everyone can see the answer. This one is the correct answer. I'll copy paste it. So this is her answer which I have sent in the chat box. Frictional force act between the surfaces and normal force helps to get surfaces locked with. Exactly, यही पॉइंट है, ठीक। कि होता क्या एक्चुअली में कि सरफेस को लॉक करने में तुम्हारा वेट कर रहा है, तो हमने फोर्स लगाया, उसने हम पे एक फोर्स लगाया। नॉर्मल फोर्स जब हम पे लगा तो वही तो सरफेस फोर्स है, सरफेस जो फोर्स लगाता है वही नॉर्मल फोर्स हो गया। बस इसको सिंपल से अगर भाषा में याद रखना हो तो बस इतना याद रख लेना कि नॉर्मल भी तो कुछ ये मतलब ये सरफेस जो फोर्स लगाता है उसको ही नॉर्मल बोलते हैं, एंड फ्रिक्शन क्या है, सरफेस फोर्स है, तो बस फ्रिक्शन बराबर म्यू इनटू एन, बस दैट इज इट, ठीक। नाउ ये समझ में आ गया सबको, एक बार चैट पे प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, आलम एंड आकांक्षा, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि क्या मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। यू बोथ वर वेरी क्लोज टू द आंसर बट नॉट एग्जैक्ट आंसर। श्रुति हैज सेड द राइट आंसर एंड वही है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बैलेंस वाला जो कॉन्सेप्ट जो आकांक्षा सेड दैट वाज आल्सो क्लोज, ठीक था, वो भी कह सकते हैं कि वेट को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। So let us move forward, and as I said, it would be a short class, so we'll be discussing just a few questions and then we'll call it for the day. And I'm sorry for this, due to some personal reasons I have to leave early. चलो ये क्वेश्चन एक कर लेते हैं, just answer the question in the chat box. And today I could not add memes as well due to some issues, so in the next class we'll cover it for this class as well. Answer this question, please. Astik has said 4. Akanksha has said, okay, fine. Yes. Friction between feet and the path is reduced. बहुत लोग इसका आंसर फ्रिक्शन इज जीरो भी दे सकते हैं, बट वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, ठीक।
तो ये फंसाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। चलो ये बताओ, इसमें थोड़ा सा शायद मतलब मे भी कोई गलत करे, और मे बी आई एम अंडर एस्टिमेटिंग, बट ठीक है, हो सकता है गलत। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 'प्लीज आंसर'। 44222222। ओके। टू, एक आंसर दिया किसी ने, टू। फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। चलो अच्छा, इसको थोड़ा सा टाइम ले, पीडी बनाऊं क्या इसकी, या अच्छा ऐसे बता देता हूँ, लेकिन क्यों ऑप्शन 3 किसी को नहीं लग रहा है? एक बार ध्यान से देखो ऑप्शन 3 को। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आलम, 3 ही हो सकता, 3 ही है, 3 भी हो सकता है, नहीं 3 ही है आंसर इसका। ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक। Heavy iron block is placed on the ground. A person tries to push the block with some force. Block does not move. मतलब यहाँ पे थोड़ा रीअरेंजमेंट उल्टा किया गया है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका मतलब देखो, एक समय तो ऐसा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड के बराबर आ जाएगा, तब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया उससे, ठीक, तब भी तो मोशन नहीं होगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है रिलेटिव मोशन को रोकना। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, दो केस हो सकते हैं। फोर्स ज्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन से, एग्जैक्टली exactly, मूव कराने के लिए ना, ठीक है। 3 भी हो सकता है, हाँ ठीक है, समझ गया ना, 3 भी हो सकता है, नहीं 3 ही आंसर है इसका, मेरे ख्याल से तो 3 आंसर है। अगर किसी और का कुछ और थ्योरी है तो प्लीज वो बता दे, लेकिन यही इसका आंसर है, 3 इसका आंसर है, ठीक। तो ये क्वेश्चन में मतलब ये क्वेश्चन फंसाने वाला था नहीं एक्चुअली, ये पता है क्या, रीअरेंजमेंट करके बस फंसा दिया है। अगर अप्लाइड फोर्स यहाँ पे लिखा होता और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लिखा होता, तो शायद साइकोलॉजिकली एकदम दिमाग में स्ट्राइक करता कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा हो नहीं सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल हो जाए, तो तुरंत थर्ड ऑप्शन मार्क कर देता इंसान। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कहीं से उठाया, ये सारे क्वेश्चन, एंड ये वाला भी उठाया मैंने कि सीबीएसई का एआईपीएमटी में आया था 2007 में क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे। तो दो ही क्वेश्चन बचे, चलो दोनों करें क्या? ये वाला सॉल्व करना पड़ जाएगा काफी, ये वाला करते हैं, यही वाला करते हैं, चलो। I'll make the diagram। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सब लोग। इफ म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब कि स्टैट उसको काइनेटिक मान सकते हो, या फिर हाँ ठीक है, जस्ट स्लाइड हो रहा है तो ठीक है। एंड सरफेस द ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम, पूछ रहा है किस टाइम के बाद ब्लॉक बी रेस्ट पे आएगा। ये मैं सॉल्व कर दूं क्या? ये टाइम लग सकता है इस क्वेश्चन में। अगर हो पाएगा तो एक बार बता दो, वरना फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इस फ्रिक्शन, इस डायग्राम, सॉरी इस क्वेश्चन में एक डायग्राम भी था, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये ब्लॉक है, इसका मास m है, ठीक, ब्लॉक बी मास m, ये सरफेस है, एंड ये क्या बोला है इसमें, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी म्यू के इन द बिटवीन द सरफेस द ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट, मतलब ये मूव करना चालू कर दिया है, ठीक है, और कोई फोर्स लग रहा है इस पे, ठीक है, सपोज इस तरफ है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पहले तो इधर लगेगा। इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट लगेंगे। अगर कोई बता सकता है आंसर तो प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो कि यस सर आई एम सॉल्विंग, या आई हैव डन, और एल्स आई विल सॉल्व इट क्विकली। आकांक्षा या आलम, इफ समवन कैन देन प्लीज रिप्लाई।
or else I'll just solve it. सॉल्व कर दूं, चलो ठीक है। अब इसमें देखो, पहले तो अब हमको देखना है कि क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो क्या हमारे पास कोई रिलेशन है क्या टाइम और फ्रिक्शन के बीच में? कोई रिलेशन नहीं है अभी तक तो मतलब मैंने तो कहीं नहीं सुना कि टाइम और फ्रिक्शन में कोई रिलेशन होता है, बट रिलेशन बनानी पड़ेगी। अब ये नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे हम लोग को यहाँ पे। सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक। तो अब इसमें फ्रिक्शन, तो इसको क्लियर कर देता हूँ, ये डायग्राम हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक। फ्रिक्शन पहले निकालते हैं, फ्रिक्शन की तरह लग रहा है, ठीक। तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, ठीक। ब्लॉक का मास जो है हमने ले लिया m था, स्मॉल m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था। तो म्यू इंटू एम जी हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये म्यू के लिख दे रहा हूं उसको यहाँ पे, ठीक। तो अब हमको टाइम निकालना है यार, तो कोई रिलेशन तो है ही नहीं हमारे पास ऐसा कि टाइम से हम, ना मास का कोई रिलेशन है टाइम से, ना जी का कोई रिलेशन है अभी तक हमारे पास। लेकिन एक रिलेशन है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, कोई बता सकता है कौन सा रिलेशन? कैन वी कैलकुलेट इट वाया फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स? हाउ कैन यू कैलकुलेट इट? If you have the answer, then please calculate and tell the answer. क्योंकि वाया फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं है, वो मूव कर चुका है, तो मतलब कि आप नेट फोर्स तो ज्यादा ही लगा है ना, तभी तो मूव कर रहा है। अनबैलेंस फोर्स है ना, एक तरफ फोर्स हैवी लग चुका है, मतलब एक तरफ से फोर्स ज्यादा लगा है, तब वो मूवमेंट चालू कर रहा है अपनी। तो इक्वल तो नहीं हो सकता है अभी के लिए, अब वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ गया, काइनेटिक फ्रिक्शन में। बैलेंस फोर्स तो नहीं है ना अभी तक, ये ब्लॉक रेस्ट पे नहीं है अब तो ना, अब तो आगे बढ़ चुका है ब्लॉक। चलो आई टेल, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, ठीक। म्यू इंटू एम जी कर दिया हमने। तो अब हमको निकालना है टाइम। तो अब एक चीज जो मोशन में है उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी भी होगी। कुछ याद आ रहा है किसी को, कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि अब कोई चीज मूव कर रही है, उसके पास एक मास है, उसके पास कुछ एक्सीलरेशन है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, होगा? किसी को कुछ याद आया जल्दी से? एक एक ही लाइन का बस सेंटेंस भी नहीं है, कौन सी? क्या अब मैं ही बोल दूंगा तो फिर तो होगा क्या फिर तो? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? ठीक, समझ गए ना? इसको हटाओ अब, चलो। फ्रिक्शन हमने निकाल लिया था, म्यू एम जी है। तो अब क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालते हैं सबसे पहले। एक्सीलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, म्यू एम जी, ठीक। म्यू एम जी, मास क्या था, एम, तो एम और एम कैंसिल, क्या बचा, एक्सीलरेशन बराबर म्यू जी, ये मिल गया। एक्सीलरेशन बराबर म्यू जी, एक्सीलरेशन मिल गया हमको। इसको क्लियर करते हैं। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, ये तो प्लीज बता दो जल्दी से यार, इसमें तो बहुत आसान है। श्रुति, आलम, आकांक्षा या जो भी कोई, प्लीज क्विकली बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। एक्सीलरेशन पता है हमको, वेलोसिटी पता है, बस टाइम निकालना है हमको। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम आता है? दो में आता है वैसे तो, लेकिन एक जो सिंपली जिससे निकाल फर्स्ट, बस 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 हो गया। थैंक यू वी, थैंक यू आज तक। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। अब हमको एक चीज पता है कि ब्लॉक अगर चल रहा है तो मतलब कि वो आगे जाके रुकेगा, तो क्या बोलेंगे, v बराबर जीरो, सॉरी वेक्टर क्यों लगा दिया मैंने इस पे, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, इसको इग्नोर करिएगा, ये जीरो, v बराबर जीरो, ठीक। मतलब कि v बराबर जीरो, u को u रहने देते हैं। एंड एक चीज और, अगर वो रुकेगा मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ना, रिटार्डेशन होगा, ठीक है, तभी तो रुकेगा। तो माइनस एटी कर दिया, ठीक। एटी को ले आए इधर, इसको कर दिया उधर, काटम पीटी के बाद क्या था, एटी बराबर यू था ना, सॉरी, ई इज इक्वल टू म्यू, अरे यार क्या इक्वेशन थी वो, v इज इक्वल टू, v इज इक्वल टू यू, माइनस माइनस रखेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है।
v जीरो था हमारा, तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ए टी, माइनस माइनस कैंसिल, u इनिशियल वेलोसिटी जो हमको पता ही है, a और t एक्सेलरेशन भी हमको पता है, तो u अपॉन a बराबर t, और एक्सेलरेशन क्या निकाला था हम लोगों ने, u अपॉन क्या था एक्सेलरेशन, म्यू जी, ये म्यू है और ये u है, याद रखिए ना, तो इसका आंसर क्या होगा, u अपॉन म्यू जी, ये कटेगा नहीं, ये u है और ये म्यू है, ठीक है, याद रखना है चीज। तो बस निकल गया टाइम, टाइम इज इक्वल टू म्यू अपॉन यू अपॉन म्यू जी, ठीक है, समझ में आ गया सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कुछ ऐसे जादू तो लगा नहीं इसमें, मेरे ख्याल से इजी थे, सिंपल कॉन्सेप्ट से मैथ्स के थ्रू हमने कर लिया सॉल्व, फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू निकल आया कि हाँ v इज इक्वल टू यू टी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए, ठीक, हमको पता ही है वो चीज, तो ठीक है, लेट्स कॉल इट फॉर द डे एंड आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, सॉरी फॉर दैट, in the next class we'll have a bunch of memes and many other questions and some new concepts on friction, and if anyone has any doubts just text me personally and I'll try to clear those doubts. Thank you, thank you everyone, stop the recording please.